हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्रोमियम और कॉपर, ठीक है, दोनों में स्पेशली कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो जनरल होना चाहिए वो हो क्यों नहीं रहा, चेंज क्यों नहीं होता है, वो हमने बात करी थी। अब इस चैप्टर के सबसे लास्ट पार्ट में बढ़ गए और यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था, जहाँ पे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा था, तब मैंने बोला था इसके ग्राफ्स भी होते, रेडियल ग्राफ्स कहलाते वो, तो वो ग्राफ आज के लेक्चर में हम देखने वाले, ठीक है। तो जैसे ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल श्रोडिंगर ने बोला वो रीजन या वो स्पेस में एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल उसका अपोजिट उसने बोला है नोड, एक टर्म बोला है। नोड का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जीरो, जहां इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम उसको उसने बोला ऑर्बिटल, और जहां मिनिमम या जीरो उसको उसने बोला नोड, ठीक है। तो नोड से हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले देखिए नोड क्या है। तो रीजन और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है। और ऑर्बिटल उसने क्या बोला था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम अप टू 95% तक इलेक्ट्रॉन होने की वहां पे प्रोबेबिलिटी होती है। अब नोड का मतलब है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, ना के बराबर होगा। अब यहाँ पे दो टाइप के नोड हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ नोड। पहला लिखा है रेडियल और स्फेरिकल नोड, ठीक है। जनरली जनरल टर्म तो इसमें रेडियल यूज किया जाता है, लेकिन वो स्फीयर फॉर्म में होता है, इसलिए इसको स्फेरिकल नोड भी कई बुक्स में लिखा जाता है। तो द नोड विच इज स्फेरिकल इन शेप इज नोन एज रेडियल और स्फेरिकल नोड। अब कैसे, अगर इसको थोड़ा सा फिजिकली सिग्निफिकेंस इसको समझना चाहे तो जिस फॉर एग्जाम्पल कोई एटम का ये हो गया सेंटर में न्यूक्लियस, ये येलो कलर से जो मैंने सर्किल बनाया है, ठीक है, 3D में समझना है स्पेस के अंदर, ये जो येलो कलर से सर्किल बना है ये कैसा है, मेरे पास फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है, और ये जो पिंक कलर से बना है ये सेकंड शेल का s है। तो हमें पता है s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होते हैं, छोटा 1s छोटा होगा, उससे बड़ा 2s, उससे बड़ा 3s, ऐसे स्फेरिकल चलता रहेगा। तो 1s और 2s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 2s मतलब सेकंड शेल के s ऑर्बिटल में जहां इलेक्ट्रॉन होगा, उनके बीच में जो ये ब्लैक कलर से मैंने ये इस तरीके से लाइन कर रखी है, ये जो बीच में खाली स्पेस है वो वैक्यूम होता है, और इसी स्पेस को, इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियल या फिर स्फेरिकल नोड बोलते हैं। आ रही बात समझ में। तो दो s ऑर्बिटल के बीच में, ऐसे 2s के बाद 3s आ जाएगा, और 2s और 3s के बीच में एक और क्या आ जाएगा, स्फेरिकल या रेडियल नोड एक और आ जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर आगे दे रखा है इसमें, अगर मुझे कैलकुलेट करना हो नंबर ऑफ रेडियल और स्फेरिकल नोड इज कैलकुलेटेड बाय, तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप चाहो तो ऐसे एक एक डायग्राम बना के देख लो, ठीक। उससे बेस्ट क्या, आप डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला वो ध्यान रखिए, रेडियल और स्फेरिकल नोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, n-l-1। अब n और l क्या है, तो n और l वही है जो हमने क्वांटम नंबर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने जो 3 क्वांटम नंबर दिए थे। n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 1s के लिए बोलता हूँ, तो 1s के लिए n की जगह 1 लिखेंगे और s की जगह क्या लिखेंगे, l की वैल्यू क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए 0, तो 1 - 0 और 0 - 1। तो सिर्फ जब 1s होगा तो कोई रेडियल नोड होगा ही नहीं। जब 2s लिखता हूँ मैं, तो 2 और यहाँ पर क्या लिखूंगा 0, तो 2 - 0 - 1, तो 2 - 1 1, एक आपको रेडियल नोड मिलेगा जो कि आपको यहाँ से दिख भी रहा है। सिर्फ 1s होगा तो कोई रेडियल नोड नहीं होगा, लेकिन जब 2s हो जाएगा तो इन दोनों के बीच का ये एक रेडियल नोड आएगा। आ रही बात समझ में। इनके ग्राफ्स भी बनेंगे, वो कैसे बनेंगे वो देखते अभी। तो ये तो है फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है रेडियल और स्फेरिकल नोड के लिए। इसी तरीके से दूसरा जो नोड होता है वो कहलाता है एंगुलर और प्लेनर नोड। एंगुलर और प्लेनर नोड क्या होता है, नोड विच आर एंगुलर इन नेचर दैट इज अलोंग एनी पर्टिकुलर लाइन और प्लेन। नाम से ही मुझे पता लग रहा है एंगुलर, एंगुलर मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पे, एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर या एक्स एक्सिस से 45 डिग्री या 30 डिग्री, किसी पर्टिकुलर एक एंगल पे कोई लाइन या पूरा का पूरा प्लेन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एंगुलर या प्लेनर नोड बोला जाता है। थोड़ा फिजिकली इसको समझने के लिए, फॉर एग्जांपल ये मैंने क्या बनाया, p ऑर्बिटल बनाया, सेकंड शेल के अंदर ही होगा p, तो 2px मान लिया मैंने एक्स एक्सिस पे, तो ये 2p के दो लोब्स हुए। इन दो लोब्स के बीच में जो इधर पॉइंट है ना, ये कहलाता है वो पॉइंट नोड। इसके अलोंग जब मैं ऐसे कट करूंगा इस प्लेन के अलोंग, ये पूरा जो प्लेन है, ठीक है, एक सिंपल लाइन बना दूं, उस लाइन के अलोंग पूरा मैं कट कर दूं प्लेन, तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास, एंगुलर या प्लेनर नोड कहलाएगा। मतलब इस प्लेन के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी वो क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है। तो ये कहलाता है हमारा एंगुलर और प्लेनर नोड। इस जिस तरीके से हमने एंगुलर नोड रेडियल नोड को कैलकुलेट करा, वैसे ही हम, ठीक है, एंगुलर नोड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एंगुलर और प्लेनर नोड इज कैलकुलेटेड बाय इक्वल्स टू l।
जो भी ऑर्बिटल आपको दिया, एस दिया तो एस की जगह एल की वैल्यू क्या लिखेंगे 0। तो एस के अंदर ये मैंने बताया भी था जहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी थी हमने, तो मैंने शेप ऑफ ऑर्बिटल में ये भी बताया था कि एस ऑर्बिटल के अंदर कोई एंगुलर और प्लेनर नोड होता ही नहीं। क्यों? किसके बराबर होते हैं? कितने नंबर ऑफ एंगुलर या प्लेनर नोड होते हैं? एल के बराबर। और एस के लिए, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। तो उसमें कोई एंगुलर या प्लेनर नोड होगा ही नहीं। और फिजिकली वे समझ सकते हैं कि स्फीयर है, ये हमारा क्या है? एक स्फीयर है, बॉल है, वो हमारे लिए क्या है? एस सबशेल है या एस ऑर्बिटल है। अब मैं कोई एक लाइन या एक पर्टिकुलर प्लेन बोल दूं कि जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन ना मिले, तो पूरा अगर कोई सर्किल है, पूरा स्फीयर है, तो मैं ऐसा कोई लाइन या प्लेन तो बना ही नहीं सकता कि उसको कट ना करे। मतलब वो लाइन या प्लेन क्या बताएंगे? जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन ना हो, लेकिन वो तो उसको स्फीयर को कहीं ना कहीं से तो कट करेगी। तो पॉसिबल ही नहीं है कि एस सबशेल में, एस ऑर्बिटल के अंदर कोई एंगुलर नोड हो। क्लियर? चलिए, अगर टोटल नोड पूछ ले कभी आपसे, तो टोटल नोड क्या होंगे? दो ही तरह के नोड होते हैं, रेडियल प्लस एंगुलर, दोनों का समेशन कर दे तो n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल, तो l से ये माइनस एल कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ नोड किसी के अंदर भी शेल के अंदर पूछ ले तो होगा n माइनस 1। स्पेसिफिक पूछता है रेडियल, स्पेसिफिक पूछता है एंगुलर, तो अलग अलग बताए, और टोटल पूछ ले तो n माइनस 1 लिख दे। ठीक है, दोनों का समेशन कर दे। क्लियर है? चलिए कॉपी करें इसको वीडियो पॉज करके। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। चले, फिर आगे दे रखा है यहाँ पे साई, हमने बोला था वेव फंक्शन होता है या वेव को रिप्रेजेंट करता है साई, इलेक्ट्रॉन की वेव को। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते कि उनका सिग्निफिकेंस बताओ कोई, साई का या साई स्क्वायर का। तो क्या मतलब है वो देख लेते। सिग्निफिकेंस ऑफ साई लिखा है, तो साई इज नोन एज रेडियल वेव फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? रेडियल वेव फंक्शन कहलाता है। इट प्रोवाइड ओनली डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस साई डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। मतलब सिग्निफिकेंस का मतलब है कि साई की कोई इंपॉर्टेंस है क्या? एज सच तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि साई मुझे बस ये बताएगा स्पेस के अंदर इस डायरेक्शन में जाऊं तो इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी है। वो कंफर्म भी नहीं है, क्योंकि वो सारा खेल किसका चल रहा है? प्रोबेबिलिटी का चल रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल भी नहीं बता पा रहा 100% कि यही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये तो डायरेक्शन है एक। ठीक है, तो वो एक्स में भी हो सकता है, माइनस एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, माइनस वाई में भी हो सकता है, जेड में भी हो सकता है, माइनस। तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन बता रही है कि इस साइड जाने पे शायद इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो एज सच इसकी कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, यानी ठीक है। इंपॉर्टेंस किसकी? इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि उसका मतलब ही क्या होता है? एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो वही लिखा है, इट प्रोवाइड ओनली डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस साई डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस। और एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज करती हुई, एनसीईआरटी के अंदर इस साई को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो कैपिटल आर लिखा हुआ हो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर, ये साई लिखा हुआ है। जनरली बुक्स में साई लिखा होता है स्टैंडर्ड बुक में, लेकिन एनसीईआरटी में आर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने दोनों चीज मेंशन कर दी, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, साई को ही आर माना है एनसीईआरटी में। देन अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो साई स्क्वायर को बोलते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, नाम ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रॉन की होने की जो प्रोबेबिलिटी है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जो प्रोबेबिलिटी, वो हमें ये साई स्क्वायर बताता है। तो ये लिखा, इट प्रोवाइड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, इज लिख दिया, इन
ठीक है। इट प्रोवाइड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस, हैंस इट हैज थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस। तो थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस तो है क्योंकि साई स्क्वायर ही एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, या हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साई और साई स्क्वायर में से फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका है, तो साई स्क्वायर का तो है, साई का नहीं। साई तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है, जबकि साई स्क्वायर बता रहा है पर्टिकुलर, हाँ इस रीजन में या इस स्पेस में, इस एरिया में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। सेम कहानी, साई की जगह वहाँ पे आर यूज़ करा, तो साई स्क्वायर की जगह एनसीईआरटी में क्या यूज़ करा, आर स्क्वायर यूज़ करा। क्लियर है। चलिए, अब इसमें जो ग्राफ्स है वो आज के लेक्चर में जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें देखनी है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार पहले आप इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले। चलिए, तो डिफरेंट रेडियल ग्राफ्स, 3 तरीके के रेडियल ग्राफ हम देखेंगे। ठीक है, 3 रेडियल ग्राफ देखेंगे। पहला ग्राफ है हमारा साई वर्सेस आर। आर यहां पर क्या है, ये रेडियस है या न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताता है किसी भी एटम का। ठीक है, जिसको हम जनरल रेडियस बोलते हैं, स्मॉल आर का मतलब, या फिर मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस, आर बढ़ता जाएगा मतलब न्यूक्लियस से आप दूर जाते हैं यार, ये मतलब है। तो साई वर्सेस आर भी लिख सकते हैं, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये आर, कैपिटल आर वर्सेस स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद मतलब रखने पड़ेंगे, तभी आप ग्राफ थोड़ा सा प्रॉपर्ली ड्रॉ कर पाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, साई कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ वैल्यूज। मतलब जो साई है, साई क्या है, एक वेव को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेव वो है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो साई की जो वैल्यू है, ठीक है, साई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है कि लेंथ ऑफ ग्राफ, ठीक है, लेंथ ऑफ ग्राफ डिपेंड अपॉन रेडियल नोड। अब ग्राफ कितना बड़ा बनेगा, यानी कितना लंबा ग्राफ बनेगा, कहां तक मैं ग्राफ को ड्रॉ करते जाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियल नोड पे। 2 तरह के नोड पढ़े हमने, एक एंगुलर और एक दूसरा रेडियल। तो रेडियल नोड पे डिपेंड करेगा। रेडियल नोड कैसे निकालेंगे हम, n-l-1, तो जो भी ऑर्बिटल दे रखा है उसमें n और l की वैल्यू पता लग जाएगी देख के, तो वहां से मैं रेडियल नोड निकालूंगा। देन रेडियल नोड एट r = 0 एंड r = infinity इज नॉट कंसिडर्ड। जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सभी पॉइंट को मैं ग्राफ से फिर से समझाऊंगा, अभी जो एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो r = 0 मतलब कहाँ, न्यूक्लियस हो गया, और r = infinity मतलब लास्ट शेल। तो 0 और इन्फिनिटी पे जो रेडियल नोड की वैल्यू होगी उसको ग्राफ में हम कंसिडर नहीं करते, ग्राफ को ड्रॉ करते समय। ठीक है, क्या मतलब है थोड़ा सा भी देखेंगे हम। देन इस पॉइंट को फिर से ध्यान, सभी पॉइंट वैसे आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी ग्राफ ड्रॉ पाएगा। देन पॉइंट लिखा है ग्राफ ऑफ एस ऑर्बिटल ऑलवेज मूव फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। जब आप एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे, वो 1s 2s 3s 4s कोई से भी शेल का एस ऑर्बिटल हो, जब उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाएगा। जबकि उसके अलावा पी डी एफ जी एच आई किसी के लिए भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ ग्राफ जाएगा। मतलब ग्राफ स्टार्ट करे कैसे, तो एस होगा तो मैक्सिमम से स्टार्ट करना है, ठीक है, मतलब हाई से लो वैल्यू आएगी, जबकि पीडीएफ होगा तो लो से आएगी, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ ग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा, नंबर ऑफ टाइम्स कर्व टचेस एक्स एक्सिस दैट इज आर इज इक्वल्स टू रेडियल नोड। अब हमने बोला था कि ग्राफ कितना लंबा होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, कितना दूर तक जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियल नोड पे। अब रेडियल नोड से मुझे एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू मुझे ये बताएगी कि कितनी बार एक्स एक्सिस पे हमने आर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बनाया और वाई एक्सिस पे हमने साई, ये हमारा वेव फंक्शन लिखा है, तो कितनी बार एक्स एक्सिस को वो टच करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, रेडियल नोड। जितनी वैल्यू रेडियल नोड की होगी उतनी ही बार वो एक्स एक्सिस को जो कि आर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा। क्लियर है। चलिए, अब इन सारे पॉइंट को ध्यान रखते हुए पहला हम कर्व ड्रॉ करते हैं हमारा 1s के लिए। ठीक है, 1s के लिए मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। अब आपको सबसे पहले जो भी यहाँ पे जो भी ऑर्बिटल दे रखा है ना,
आपको पता लग जाए एन और एल की वैल्यू, तो वहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, रेडियल नोड की वैल्यू निकालनी होगी। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रेडियल नोड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आर एन मतलब रेडियल नोड। फॉर्मूला क्या होता है, एन माइनस एल माइनस 1। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एन की वैल्यू क्या है 1 एंड एस ऑर्बिटल है, तो एल की वैल्यू क्या हो गई 0। सही है, तो यहाँ पर रेडियल नोड की वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 0 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। मतलब रेडियल नोड की वैल्यू क्या आ रही है 0। मैंने बोला था जितनी न्यूमेरिक वैल्यू रेडियल नोड की आएगी उतनी ही बार कर्व एक्स एक्सिस को, मतलब इस आर वाली एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। 0 होने का मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात कौन सा हम पढ़ रहे हैं, एस ऑर्बिटल पढ़ रहे, यानी एस ऑर्बिटल की ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने बोला एस ऑर्बिटल का कर्व मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ चलेगा, यानी तो मैक्सिमम मतलब ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मैक्सिमम से स्टार्ट करा और मिनिमम की तरफ गया और इसको टच नहीं कर रहा है। नहीं, हाँ इसमें हम ये बता देंगे क्योंकि ये हमें पता है ये वाला जो क्वाड्रेंट ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी टच नहीं करा तो कुछ नहीं लिखा। तो ये जो कर्व है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें 1s का कर्व है साई वर्सेस आर के लिए। आ रही बात समझ में, तो ये है आपका पहला कर्व 1s। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं 2s के बीच में, 2s के बीच में मतलब 2s के लिए कर्व ड्रॉ कर रहा हूं मैं साई वर्सेस आर के लिए। तो आपको करना क्या पड़ेगा, वापस से वही n की वैल्यू अगर मैं यहां पर देखूं, n की वैल्यू क्या दे रखी, सेकंड शेल का s ऑर्बिटल, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, s के लिए तो 0 ही रहेगी। तो रेडियल नोड निकाल ले आप, पहले रेडियल नोड आप निकालेंगे तो n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2, माइनस l की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। रेडियल नोड की वैल्यू कितनी आई 1, मतलब एक बार इस एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ से वापस ऐसे है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम से, कहाँ जाएगा, मिनिमम की तरफ, और टच करेगा एक बार इस एक्सिस को या एक्स एक्सिस को या आर वाली को। तो इसने यहाँ से स्टार्ट करा, अब इसने क्या करा, एक बार जब इंटरसेक्ट करेगा तो पूरा आपको कर्व को यहाँ पर, ठीक है, ऊपर नहीं बनेगा तो नीचे भी जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बोला साई की पॉजिटिव नेगेटिव वेव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकती है। तो एक बार इंटरसेक्ट करा इसने, और इंटरसेक्ट करके ये वापस कर्व यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे इसको टच नहीं करता ये, है ना, लेकिन इसको इस तरीके से हम दिखा देंगे। ये वाला तो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वाला कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। तो हमने बोला साई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, तो बिल्कुल ये पॉजिटिव और यहाँ जाके फिर नेगेटिव हो जाएगी। ये कर्व किसके लिए ड्रॉ करा हमने, 2s के लिए, सेकंड शेल के s। अब यहाँ पे मैंने बोला है ना, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है या ये जो कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट कट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, यही तो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से किसको, रेडियल नोड को। कितनी वैल्यू रेडियल नोड की 1, तो मुझे एक बार यहाँ पे कट करेगा ये। आ रही बात समझ में, तो ये कर्व हमने ड्रॉ कर दिया किसके लिए, 2s के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने s के लिए करा ऐसे p और d के लिए भी कर सकते हैं। चलिए p के लिए देखते हैं एक एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3p के लिए कर्व ड्रॉ करो, थर्ड शेल का p। ऐसे एक एक s का समझ में आ गया, तो कितने भी s के लिए कर सकते हैं आप, है ना। p के लिए आप ड्रॉ करें तो कहानी तो वही है, n की वैल्यू यहाँ पर आप देखें, n की वैल्यू आप यहाँ पर देखें 3, एंड l की वैल्यू p के लिए कितनी हो जाती है 1। ये आपको देख के पता लगेगा, ऑर्बिटल का नाम देख के। तो रेडियल नोड इसमें कैलकुलेट करना है आपको, विच इज इक्वल्स टू n माइनस एल माइनस 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 माइनस 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 1। सही है, चलिए अब 1 आने का मतलब है कि कर्व एक बार इंटरसेक्ट करेगा इसको, r वाली को या x एक्सिस को। ठीक है, एक बार इंटरसेक्ट करेगा, बट क्योंकि अब आपके पास s नहीं है, कौन सा ऑर्बिटल आ गया, p। s नहीं है, कौन सा ऑर्बिटल आ गया, p आ गया। चलो इसमें ये कंफ्यूजन भी होता है, तो इसको भी दूर ही कर देते हैं। जैसे हमने बोला था r इक्वल्स टू 0 और r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, है ना, इस वाले को हम क्या कंसिडर नहीं करते। तो चाहो तो आप इसको, कई बुक्स में आप देखोगे तो ये जो कर्व होता है ना, इस तरीके से बना होता है, इधर जाके इसको टच कर देगा। ये जो टच कर रहा है ना, ये हम कौन सा मान रहे हैं, ये रेडियल नोड कहाँ पर बन रहा है, इन्फिनिटी पे। ये r इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो गया।
और यहाँ पर ये जो इधर है ये हो गया r इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे r देखना जीरो होगा, तो r इक्वल्स टू जीरो पे और r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इन दोनों को हम रेडियल नोड में काउंट नहीं करते, यानी जीरो और इन्फिनिटी वाले, तो यहाँ पे जाए जीरो। इस केस में देखिए आप 2s के लिए रेडियल नोड की वैल्यू क्या है, ये 1, तो ये r इक्वल्स टू 1 एक रेडियल नोड है। ये वाला यहाँ पे अगर टच भी हमने कर दिया इसको, है ना, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, इसको अगर टच भी हमने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने टच कर दिया। अब यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, r इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाले रेडियल नोड को, और ये किसको कर रहा, r इक्वल्स टू जीरो वाले को। तो इन दोनों को हमने बोला r इक्वल्स टू जीरो और r इक्वल्स टू इन्फिनिटी को हमें कंसिडर नहीं करना है, तो एक रेडियल नोड मतलब एक बार इंटरसेक्ट हो, ठीक है। सेम कहानी अब आ जाओ p में। अब p में क्या हो रहा है, p में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि p s और p में डिफरेंस क्या है, p स्टार्ट s स्टार्ट हो रहा था का मैक्सिमम टू मिनिमम, जबकि p कहाँ से स्टार्ट होता है, मिनिमम टू मैक्स जाता है। तो मिनिमम कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, नहीं तो s के कर्व तो ऊपर से आ रहे थे, p का कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। आ रही बात समझ में, तो p का कर्व हुआ यहाँ से स्टार्ट। अब कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, तो एक बार, तो यहाँ से तो स्टार्ट होगा, तो ये सॉरी ये वैल्यू कौन सी कहलाएगी आपकी, ये वैल्यू कौन सी कहलाएगी, r इक्वल्स टू जीरो वाला नोड, तो ये हो गया। अब देखना ये है r इक्वल्स टू जीरो, ये है r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इन दोनों को तो कंसिडर करना ही नहीं है, तो कौन सा एक बार इंटरसेक्ट होना चाहिए, तो एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है, रेडियल नोड एक बार आया, ये r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, r इक्वल्स टू जीरो, इन दोनों को तो काउंट नहीं, तो एक बार होगा। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ ये वाला हो गया पॉजिटिव और ये वाला हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो p का हमने बोला जीरो से स्टार्ट होगा या मिनिमम से स्टार्ट होगा, तो मिनिमम का यहाँ से होगा, तो इस तरीके से ये कर्व बनेगा 3p का साई वर्सेस r के लिए। आ रही बात समझ में, चलिए नेक्स्ट देखें, s के लिए बना दिया, p के लिए बना दिया, अब d के लिए देखें, तो कोई भी रैंडम ले लो, 3 मतलब d वो लेना थोड़ा फीजिबल हो, ऐसे नहीं 2d ले लो, 2 में तो d होता ही नहीं, 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 4 5d कुछ भी ले सकते। फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले रेडियल नोड निकालना पड़ेगा, तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 एंड l की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, d के लिए 3d नहीं लेते इसको, चलो चेंज कर देते इसको, 6d ले लेते इसको, है ना, ताकि कंपैरिजन में भी आसान हो। इसको मैंने लिया 6d, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, l की वैल्यू d के लिए क्या होती है 2। अब देखिए यहाँ पे रेडियल नोड मेरे को कैलकुलेट करना है, n माइनस l माइनस 1, तो 6 माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3, मतलब कितनी वैल्यू आ रही है इसकी 3, मतलब 3 बार इस एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, 3 बार इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। फिर से d आया तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, है ना, और 3 बार करना है आपको, तो देखना इसको तो काउंट नहीं करेंगे, तो 1 2, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, और फिर से जो ये टर्न हो गया जब ये लास्ट वाले में जा रहा है, तो ये तो कौन सा r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, वो काउंट नहीं होगा, तो 3 बार टच होना चाहिए, एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है और ये 3 बार हो रहा है। तो हमने बोला था ना जो लेंथ है कर्व की वो किस पे डिपेंड करेगी, रेडियल नोड पे, क्योंकि रेडियल नोड बताता है कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस ये नेगेटिव, ये प्लस ये नेगेटिव, तो साई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रही है। दूसरा r इक्वल्स टू जीरो और r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये हम रेडियल नोड ये हम इसको कंसिडर नहीं करते, 1 2 3 3 बार इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो ये 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हुआ मेरे पास 3d का साई वर्सेस r का कर्व। आ रही बात समझ में, तो एस पी डी तीनों को देख लिया। अब जैसे मैंने 6 लिया, ऐसे किसी का भी ले सकते हो, 7s 4p, ठीक है, जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। चलिए तो इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर ले, ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको।
ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स लिखा है ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि कर्व ड्रॉ करने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ऑब्जर्व करी होगी ध्यान से, ये कर्व मैंने सब बराबर नहीं बनाया, जैसे थोड़ा आगे बढ़ते जा रहा हूँ इनको थोड़ा बड़ा करते जा रहा हूँ मैं। क्यों बड़ा करते जा रहा हूँ? क्योंकि जैसे जैसे हम कर्व में आगे बढ़ते यानी मैं न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाऊँगा आर डिस्टेंस बढ़ेगा तो शेल की साइज बढ़ती, और शेल की साइज बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है उनमें जो सब शेल उनकी भी साइज बढ़ेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल और सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल बड़ा कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है सेकंड शेल का, इसलिए वो कर्व भी बढ़ता जाता है आगे बढ़ते जाते। ठीक है, चलिए, तो ये तो हुआ पहला हमारा रेडियल ग्राफ। अब देखिए सेकंड रेडियल ग्राफ है हमारा साई स्क्वायर वर्सेस आर या फिर आर स्क्वायर वर्सेस आर। पहला था साई वर्सेस आर और दूसरा है साई स्क्वायर वर्सेस आर। ठीक है, अलग अलग ग्राफ है इनके। तो साई स्क्वायर हैज ओनली पॉजिटिव वैल्यू, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं कह रहा हूँ साई का ही तो स्क्वायर करा तो पॉजिटिव, अगर मैं कहता हूँ 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, और -2 का भी स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? तो भी +4 ही आएगा। ठीक है, तो साई का जो कर्व था ना बिल्कुल बस उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, साई स्क्वायर का बन जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव लो साई या नेगेटिव लो उसके स्क्वायर करने पॉजिटिव आएगा, इसलिए साई स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव। मतलब ये कर्व नीचे की साइड नहीं जाएगा, ये कहाँ रहेगा? हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, यानी मतलब आर वाली एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखा है इसमें, लेंथ ऑफ ग्राफ डिपेंड अपॉन रेडियल नोड दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स कर्व टचेस एक्स एक्सिस दैट इज आर इज इक्वल्स टू रेडियल नोड। ठीक है, वहां 2 पॉइंट अलग अलग लिखा है तो मैंने एक साथ लिख दिया कि जो कर्व की लेंथ है, कितना दूर तक कर्व बनेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा? रेडियल नोड पे। जितने नंबर ऑफ रेडियल नोड होंगे उतनी बार उस कर्व को एक्स एक्सिस को जिस पे आर है उसको टच करेगा। ठीक है, सेम पॉइंट है जो वहां लिखा था। अगेन ये पॉइंट भी सेम है, रेडियल नोड एट आर इक्वल्स टू 0 एंड आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज नॉट कंसिडर। वहाँ पे भी नहीं करा था, यहाँ पे भी नहीं करना है, ये भी सेम है। देन अगेन ये पॉइंट भी सेम है, ग्राफ ऑफ एस ऑर्बिटल ऑलवेज मूव फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। वहाँ हमने एस वाले ग्राफ को, एस ऑर्बिटल वाले ऊपर से शुरू करे थे नीचे की साइड, जबकि पी डी एफ के लिए हम नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ पी डी एंड एफ ऑर्बिटल ऑलवेज मूव फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। ये पॉइंट भी सेम है पिछले वाले में। ठीक है, तो सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि हमने बोला कि साई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, बाकी सारे पॉइंट उसमें सेम है। तो करना आपको सेम ही प्रोसीजर इसमें भी। सबसे पहले क्या करें आप? रेडियल नोड निकाल लें। तो रेडियल नोड निकालने के लिए अब वापस से मैंने 1s का लिया ताकि आप कंपेयर कर सको कि साई स्क्वायर और एक और तीसरा कर्व आएगा, तीनों को कंपेयर करने में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखें n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 एंड l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 0। तो रेडियल नोड की वैल्यू n माइनस l माइनस 1, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। 0 रेडियल नोड है, मतलब इसको ये तो बनाया मैंने r इक्वल्स टू 0 और ये बना दिया मैंने r इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसकी तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये r इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाला रेडियल नोड है, ये r इक्वल्स टू 0 वाला नोड है, तो ये तो कंसिडर करना नहीं है। इसके अलावा बीच में कहीं पे भी एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं करा। तो साई बोलो या साई स्क्वायर का 1s के लिए ग्राफ सेम ही आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कर्व देखिए, इसमें वहाँ पे हमने सेकंड कर्व बनाया था 2s का, तो यहाँ पे भी हम 2s का बना लेते ताकि कंपेयर कर पाएंगे। कहानी सेम है, रेडियल नोड निकाल ले पहले। n की वैल्यू यहाँ पर 2 शेल नंबर एंड l की वैल्यू s के लिए 0 होगी। रेडियल नोड निकाले आप तो n माइनस l माइनस 1, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो एक रेडियल नोड होगा, मतलब एक बार इस एक्सिस को ये इंटरसेक्ट या टच करेगा,
सेम कहानी, s ऑर्बिटल है तो ऊपर से स्टार्ट करना है। अब ऊपर से स्टार्ट करके ये आगे एक बार इसने टच कर लिया। अब वहां पर साई वाले केस में तो नीचे जा रहा था क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमने तो उसको स्क्वायर कर दिया तो अब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये नीचे नहीं जाएगा, यहीं से क्या करेगा, ये टर्न ले लेगा और इस तरीके से। आ रही बात समझ? तो जो नीचे था वो भी ऊपर हो गया क्योंकि पॉजिटिव हो गया, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। आई बात समझ में? और ये एक बार इंटरसेक्ट करा है, तो ये एक बार इंटरसेक्ट करा है, तो ये क्या बता रहा है हमें, ये एक रेडियल नोड है, ये r इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाला नोड है, ये r इक्वल्स टू 0 वाला, तो उसको तो कंसिडर नहीं करेंगे, तो एक बार इंटरसेक्ट करना चाहिए, तो हमेशा साई स्क्वायर का ग्राफ इसके ऊपर ही बनेगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें देख सकते हो आप इजीली डिफरेंस। और यहाँ पर ये जो कर्व है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा जो 2s है ना, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 2s सबशेल। ये किसको कर रहा था, 1s को, और ये किसको करेगा, 2s को। 1s क्योंकि न्यूक्लियस के पास में होगा पहली शेल में, 2s सेकंड शेल में होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, जो छोटा होगा, है ना, छोटा होगा, तो और जो बड़ा होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन होने की डेंसिटी वैसे ही कम हो जाएगी। तो आप देखोगे ये जो कर्व, जैसे 2s का कर्व इतना बड़ा, 3s का बनाता तो और छोटा बनता, 4s का बनता तो और छोटा बनता, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे साइज बढ़ जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी तो उतनी ही है, और वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, तो वहाँ पर ये कर्व छोटे होते जाते हैं। किस केस में, साई स्क्वायर के केस में। ऐसे कर्व बनते आएंगे तो छोटे छोटे होते जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन आगे लिखा है, वैसे मैंने समझा दिया है, और देखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट कर्व देखें 3p के लिए। ठीक है, वहाँ पे भी हमने 3p के लिए ड्रॉ करा था, तो इसमें सेम कहानी है। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3, एंड l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 हो जाएगी। p के लिए 1 होती है, तो रेडियल नोड निकाल ले आप, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, तो 3 माइनस 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1। इसमें अगेन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब एक बार इस कर्व को टच करेगा। बट अब की बार ध्यान रखना कौन है ये, p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है तो ऑब्वियस सी बात है, तो स्टार्ट ही कहाँ से होगा, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करा, ये एक बार टच करा, एक बार टच करा तो फिर दोबारा जाएगा ये। ठीक है, ये एक बार टच करा और फिर ये दोबारा। अब जो ये एक बार टच करा, ये एक ही तो बता रहा मुझे रेडियल नोड, जिसकी वैल्यू के एक बार टच कर, ये तो क्या r इक्वल्स टू 0 और ये क्या r इक्वल्स टू इन्फिनिटी लास्ट वाला, तो इन दोनों को तो कंसिडर नहीं करना है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होना चाहिए। p है तो यहाँ से स्टार्ट करा हमने। अब यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 3p। ठीक है, क्या लिखा मैंने, 3p। तो अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो कर्व है ये बता रहा मुझे 3p और ये मुझे बता रहा है 2p। 3p का कर्व छोटा होगा 2p से, क्यों, क्योंकि जो थर्ड शेल होगी उसकी साइज बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना आप कम हो जाएगी, तो कर्व छोटा होगा, डिक्रीजिंग इस तरीके से ऑर्डर में आएगा ये। ठीक है, तो जो भी आप कर्व ड्रॉ करो ना, वो लास्ट वाला आपको ये पीक बताएगा, उससे पहले वाला उसका होगा। ऐसे जितने भी आते जाएंगे उससे पहले वाले 2p की। अब 1p तो होता ही नहीं, कई लोग आगे सर 1p क्यों नहीं बना, तो 1p तो होता ही नहीं बेटा, 1s ही होता है। ठीक है, तो ये 2p और ये 3p, ऐसे जितने भी 7p बनाओगे तो पीछे वाले इसके पीछे आते जाएंगे। क्लियर है, चलिए फिर देखें, लास्ट हमने d के लिए बनाया था, तो एक d के लिए भी इसमें देख लेते हैं। वहाँ पे भी हमने 6d के लिए बनाया था, तो कंपैरिजन के लिए यहाँ पे भी हम 6d ले लेते हैं। ठीक है, तो वापस से आप क्या करें, रेडियल नोड निकाल ले, तो n की वैल्यू यहाँ पर 6, l की वैल्यू यहाँ पर 2, रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, तो 6 माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 आ रही। 3 बार इसको क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये 3 बार इंटरसेक्ट करेगा, तो देखना इसको तो काउंट नहीं करेंगे हम, 1 2 3 हो गया, और अगला ये लास्ट। 3 बार इंटरसेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे देखना 1 बार 2 बार और ये 3 बार इंटरसेक्ट हो रहा है, तो 3 बार। ये इन्फिनिटी वाला बता रहा है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, है ना, और ये 0 वाला बता रहा है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे।
हमने बोला ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव ही दिख रहा है आपको, सही है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी, साइज बढ़ने से कम होती जाएगी। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, 6d को, तो ये क्या करेगा 5d को, ये किसको करेगा 4d को, और ये किसको करेगा 3d को। अब 2d और 1d तो होता ही नहीं, d सब शेल स्टार्ट ही थर्ड शेल से होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए, और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था उसका रीजन मैंने यहाँ नीचे लिख दिया वैसे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज साइज स्क्वायर इज डिक्रीजेस एज द शेल नंबर इंक्रीजेस। मतलब शेल नंबर मतलब n1 n2 n3, मतलब न्यूक्लियस से हम दूर जाते जा रहे हैं, तो साइज स्क्वायर मतलब इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम मतलब उसका साइज बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम ऑब्वियस ही बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो ये वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम होनी है, इसलिए पीक क्या होते जाते हैं इस केस में, छोटे होते जाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस देन वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, दैट इज वॉल्यूम तो 1s से ज्यादा 2s का होगा, 2s से ज्यादा 3s का होगा, बट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो रिवर्स हो जाती है, 1s की सबसे ज्यादा होगी, देन 2s की, देन 3s की, इसलिए पीक ऑफ द कर्व क्या होते जाते हैं, रिड्यूस होते जाते हैं साइज स्क्वायर वर्सेस r के केस में, ठीक है। तो चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, therefore peaks of the curve reduces as we move away from न्यूक्लियस, सही है। चल, तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके पूरा कॉपी कर ले। तो अब साई वर्सेस आर और साई स्क्वायर वर्सेस आर दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों के कर्व कंपेयर करके देख सकते हैं। सिर्फ एक डिफरेंस था कि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, और इस केस में सिर्फ पॉजिटिव होता है, इसलिए डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो कॉपी करें वीडियो पॉज करके। ठीक है, चलो कॉपी कर लिया, अब आगे बढ़ते अपन। लास्ट जो आपका कर्व है ना, लास्ट कर्व है हमारा साई वर्सेस आर हो गया, साई स्क्वायर वर्सेस आर हो गया। अब देखना हमें एक रेडियल वेव फंक्शन कहलाता है, या रेडियल प्रोबेबिलिटी, सॉरी वेव फंक्शन ही प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहलाता है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर, ठीक है। सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, तो बस आपको परेशान नहीं होना, ये लिखा हुआ मिलेगा पूरा टर्म।
ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर डिफ्रेंशिएशन वाला और साई, इस पूरे और आर रेडियस के अगेंस्ट हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, सेम टाइप के ग्राफ बनेंगे। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी में साई की जगह कैपिटल आर लिखा है तो मैंने यहाँ पे कैपिटल आर और लिख दिया। अब देखना, अभी तक हम साई और साई स्क्वायर की बात कर रहे थे, अब इसमें ये टर्म और ऐड हो गया, और इस टर्म के अंदर खास बात क्या है कि ये जो आर है ना, ये आर कौन सा है, यही तो आर है जिसके अगेंस्ट हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं रेडियस। अब रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकती कभी भी, रेडियस जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो आर की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, और उसका भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो ये वैल्यू है ना, जैसे जैसे हम आर बढ़ते जाएंगे उससे डबल इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। आ रही बात समझ में? हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन साई स्क्वायर को लेके होता है कि सर आपने बोला साई स्क्वायर लेफ्ट टू राइट जाते तो पीक इस केस में छोटे होते जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम होती है इलेक्ट्रॉन की, बिल्कुल सही है, बट साई स्क्वायर कम करेगा और ये आर ओवरऑल इस वैल्यू को बढ़ाएगा, तो जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो यहाँ पे आर होता है। तो इस केस में जो पीक आपको मिलेंगे सेम मिलेंगे, बस जो पीक होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलेंगे, मतलब पीक का कर्व जो होगा, सॉरी कर्व का जो पीक होगा वो इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, कैसे तो अभी समझते हैं इसको एग्जांपल से। तो इसमें भी इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए कुछ पॉइंट्स लिखे, सेम ही ऑलमोस्ट, देख लेना क्या क्या डिफरेंस है। तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर रिप्रेजेंट रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। पहले तो इसको क्या बोलते, इस पूरे टर्म को हम बोलते रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। एक ये रेडियल वेव फंक्शन था साई, और इसको बोलते रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। दूसरी बात, इट हैज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, जैसे साई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता था, बट साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता, उसी तरीके से ये भी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आर की एक्सिस या एक्स एक्सिस हमेशा उसके ऊपर मिलेगा। क्यों? 4 एक नंबर है पॉजिटिव, पाई एक नंबर है पॉजिटिव, आर रेडियस है तो नेगेटिव हो नहीं सकता, उसका भी स्क्वायर कर दिया फिर भी हमने, और साई का तो स्क्वायर कर ही दिया, तो सारा टर्म कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट सेम है, द लेंथ ऑफ कर्व डिपेंड अपॉन रेडियल नोड, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स कर्व टचेस एक्स एक्सिस, दैट इज आर इज इक्वल्स टू रेडियल नोड। तो कर्व कितना बड़ा होगा, कितनी दूर तक चलेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियल नोड पे। सेम पॉइंट है, जितना रेडियल नोड होगा उतनी बार उसको क्या करेगा, टच करेगा एक्स एक्सिस को या आर एक्सिस को। अगेन नेक्स्ट पॉइंट भी सेम है कि रेडियल नोड एट आर इक्वल्स टू 0 एंड आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी इज नॉट कंसिडर, तो आर इक्वल्स टू 0 और आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी को कंसिडर नहीं करना है। जो डिफरेंस है वो इस पॉइंट में क्या, कर्व ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। वहां हम एस के लिए, साई और साई स्क्वायर के लिए एस की वैल्यू कहां से स्टार्ट करते थे, मैक्सिमम से, और फिर आता था नीचे। जबकि पीडीएफ के लिए कहां से स्टार्ट कर रहे थे, ओरिजिन से, 0 से मिनिमम टू मैक्सिमम। यहां पे एस के लिए भी कहां से स्टार्ट करना है, आपको ओरिजिन 0 से या मिनिमम से स्टार्ट करना है। क्यों? रीजन ये है, जब आर की वैल्यू आप 0 लोगे तो ये आर किसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर भी तो आर आ रहा है, तो यहां पे जैसे आर की वैल्यू 0 रखोगे तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसलिए भले वो एस ऑर्बिटल हो, पी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल हो, सबके लिए वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए फिर लिखा है, as distance from nucleus increases, that is r increases, then overall value of 4 pi r square dr psi square increases due to factor of r square। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या r की वैल्यू बढ़ेगी, तो r की वैल्यू बढ़ेगी तो इस ओवरऑल पूरे इस टर्म की भी वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद r स्क्वायर आ रहा है। फिर लिखा है एज आर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर डिक्रीजेस। ये दोनों इनवर्स है कि हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता जाता है, क्योंकि साइज बढ़ती जाती है। अभी हमने देखा था लास्ट वाले ग्राफ के अंदर। बट एक आर स्क्वायर बढ़ा रहा है और साई स्क्वायर उसकी वैल्यू कम कर रहा है, लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, ओवरऑल जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो आर स्क्वायर होता है ओवर साई स्क्वायर। इसलिए आपको कर्व हमेशा पीक बढ़ते हुए दिखेंगे, बट ओवरऑल आर स्क्वायर फैक्टर डोमिनेट ओवर साई स्क्वायर, हेंस 4 pi r square dr psi square increases। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा है, as we move away from nucleus that is on increasing r, the peak of the curve is also increases due to increase in overall value of this function। क्लियर है? चलो, तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस था। पहला डिफरेंस तो क्या, एस भी 0 से स्टार्ट होगा, और दूसरा जो अगर कर्व ऐसे बन रहे मल्टीपल तो उनका पीक बढ़ता जाएगा, पिछले केस में ऐसे डिक्रीज होता जा रहा था। सेम कर्व लिए मैंने, फिर से अगेन 1s लिया है। ठीक है, तो 1s करने के लिए आपको क्या डिपेंड किस पे करेगा, रेडियल नोड पे ही। तो n की वैल्यू 1 एंड l की वैल्यू 0, रेडियल नोड निकाल लें आप यहां से, सॉरी n माइनस l माइनस 1
तो 1 माइनस 0 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू अगेन 0। तो एक बार भी टच नहीं करेगा बस। अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, एस है तो ये भी यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि आर की वैल्यू 0 लेने पे ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करें, ये हो गया 1s का कर्व। पॉजिटिव होना चाहिए तो बिल्कुल पॉजिटिव है, और ये किसका कर्व हो गया 1s का। ये r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, r इक्वल्स टू 0, ये रेडियल नोड काउंट नहीं करना है और इसके बीच में कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया 1s का कर्व। अभी तक ऊपर से आ रहा था, अब की बार यहाँ से आ रहा है, तो ये डिफरेंस हो गया इसमें। नेक्स्ट कर्व की अगर हम बात करें 2s की, ठीक है, 2s की बात करें हम, तो इसमें फिर से रेडियल नोड निकाल लें हम। तो n की वैल्यू 2 एंड l की वैल्यू 0, तो जो रेडियल नोड होगा वो होगा n माइनस l माइनस 1, तो 2 माइनस 0 माइनस 0, 0 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। इसमें रेडियल नोड कितना आएगा 1 आएगा नहीं, ठीक है, इसमें रेडियल नोड कितना आएगा 1 आएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखें आप, इसमें रेडियल नोड आ रहा है कितना 1। अब कर्व एस का है तो स्टार्ट तो यही से होना है और एक बार इंटरसेक्ट करना है, तो इसमें देखना ये एक बार और ये 2 बार, ये प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। रेडियल नोड 1 आया तो एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इन्फिनिटी, ये 0, ये कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, पीक बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, हमने बोला था इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, क्योंकि इस टर्म के अंदर खुद आर आ रहा है, तो जैसे जैसे हम आर की वैल्यू लेफ्ट टू राइट यानी आर बढ़ेगा तो उसका स्क्वायर से ये वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए पीक बढ़ जाता है इसमें। और यहाँ पर क्योंकि 2s है तो ये क्या दिखाएगा 1s कर्व, और ये किसको बताएगा 2s कर्व को। सही है, चलिए फिर देखें नेक्स्ट 3p, ठीक है, फिर देखें हम 3p की रेडियल नोड निकाल ले। इसमें भी n की वैल्यू कितनी है 3 एंड l की वैल्यू कितनी है 1। रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1। एक बार टच करना चाहिए तो बिल्कुल 1 और ये 2, ये पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। एक बार टच करना चाहिए तो ये एक बार टच कर रहा है, सही है। तो यहाँ पर ये 3p का है तो ये वाला कर्व 2p बताएगा और ये वाला कर्व 3p बताएगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा, ये पूरा एक फंक्शन है यानी, ठीक है। साइज स्क्वायर एक्चुअल प्रोबेबिलिटी बताता है, इसलिए कर्व वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता था। ये एक फंक्शन है तो उसके लिए बस हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो 2p 1p तो होता नहीं, इसलिए 2 ग्राफ है, अगला वाला 3p, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा ये कर्व। और लास्ट वहाँ पे हमने जैसे d लिया था 6d लिया था, तो यहाँ पे भी 6d ले लिया। n की वैल्यू 6 एंड l की वैल्यू यहाँ पर 2d के लिए रेडियल नोड लिख ले आप n माइनस l माइनस 1, तो 6 माइनस 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। 3 बार ये क्या करेगा, इस कर्व को टच करेगा। स्टार्ट यहीं से करना है, 1 2 3 और ये 4th वन, ठीक है। तो इन्फिनिटी वाले को काउंट नहीं करना है, 1 2 और 3, ये 3 रेडियल नोड है, ये 0 वाला, ये इन्फिनिटी वाला, ये काउंट नहीं करेंगे। और पॉजिटिव होना चाहिए, तो सभी एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये कर्व किसका है 6d का है, तो ये हो गया 6d, ये हो गया 5d, ये हो गया 4d और ये हो गया 3d। 2d और 1d तो होता ही नहीं है। आ रही बात समझ में? अब थोड़ा काफ़ी इजी हो गया होगा, तीनों ग्राफ को कंपेयर कर सकते हो और किस में क्या डिफरेंस है, बस वो पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, तो 3 तरह के ग्राफ है, किसके बीच में ग्राफ पूछा है वो थोड़ा सा बस ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको।
चलिए, तो इसके साथ हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए। और जैसे कि मैंने बोला था कि श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग 3 क्वांटम नंबर मिले थे, और उन क्वांटम नंबर के अलावा, है ना, क्वांटम नंबर के अलावा हम कुछ रेडियल ग्राफ्स भी पढ़ते हैं, तो मैंने बोला उसके लिए अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग से लेक्चर बनाया कंपटीशन के हिसाब से, जेईई नीट के हिसाब से थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।